पाकिस्तान एक गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान में मार धाड़ है, लाकानूनियत है, अदालतें डिसफंक्शनल है और बाकायदा से पूरा जोर और जबर, पूरा गुस्सा पाकिस्तानी अवाम के ऊपर निकाला जा रहा है। इमरान खान पे एक जाली कत्ल की जो FIR दर्ज हुई है, उसमें इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी और हाउस अरेस्ट की खबरें एक मरतबा फिर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। तो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की खबर अचानक सामने आती है और कुछ लोग ये बताते हैं कि उनकी तो गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन जब ये बादल छट जाएंगे, जाहिर हालात बेहतर होंगे और इस मुल्क ने तरक्की करनी है। इस चीज पर हमारा कामिल ईमान है कि पाकिस्तान कयामत तक कायम रहेगा और पाकिस्तान दुनिया की एक अजीम कौम भी बनेगा। और एक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी फौज अब पाकिस्तान में बेकाबू हो चुकी है, क्योंकि जब से तो इमरान खान के समर्थकों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है, अब तो पाकिस्तान के रिटायर जनरलों को भी गिरफ्तार किए जाने लगा है। इमरान खान का साथ देने वाला और इमरान खान को सत्ता में लाने वाला फैज हमीद भी गिरफ्तार हो चुका है। अब पाकिस्तानी फौज इस वक्त पाकिस्तान में बेकाबू हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान पर एक के बाद एक बड़े बड़े केस लगते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में ये चर्चा होने लगी है कि इमरान खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह फांसी पाकिस्तानी फौज दिलवाने वाली है, क्योंकि उसको बिल्कुल वैसे ही केस बनाती चली जा रही है। एक अजीम मुल्क भी बनेगा। लेकिन जब ये बादल सारे छट जाएंगे तो उसके बाद जो तारीख लिखी जाएगी उसमें एक बात जरूर लिखी जाएगी कि वफा के इस रास्ते में, उसूलों के इस रास्ते में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत कुछ बर्दाश्त कर गए, बहुत कुछ सह गए, लेकिन खड़े रहे। उनके ऊपर एक क़यामत गुजरी और वो क़यामत को भी बर्दाश्त कर गए, लेकिन खड़े रहे। वो भिड़ गए, वो टकरा गए और वो पाश पाश भी हो गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और वो वहां पर खड़े रहे। शहरयार आफरीदी इस वक्त जेल के अंदर किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि साबिर शाकिर साहब ने एक ट्वीट किया है और उनका यह कहना है कि समी इब्राहिम साहब के ऊपर भी गद्दारी के और मुख्तलिफ मुकदमात दहशतगर्दी के उनके ऊपर भी करवा दिए गए हैं। लेकिन जितने भी लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं उसमें सिर्फ नाम तब्दील हो रहा है, बाकी जो टेक्स्ट है वो एक ही टेक्स्ट है। यानी जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज छोड़ रहे हैं वो भी जो आकर पढ़ रहे थे, जो एक फरला पढ़ रहे थे, सफेद लेटर उनके हाथों में होता था, वो भी सिर्फ नाम तब्दील होते थे, बाकी टेक्स्ट सेम होता था। और इस दफा भी यही हो रहा है कि जिनके ऊपर मुकदमात हो रहे हैं सिर्फ टेक्स्ट सेम है, सिर्फ ऊपर से नाम तब्दील हो रहा है। शहरयार आफरीदी के वकील उनसे जाकर मिले शेर अफजल खान साहब और उन्होंने आकर बाहर आकर कुछ चीजें बताई हैं जो बड़े खौफनाक है। वो कह रहे हैं कि शहरयार आफरीदी को इस वक्त डेथ सेल में रखा गया है और ये वो खौफनाक सेल है जो 6x6 का है, जिसके अंदर ज्यादा मूवमेंट आप नहीं कर सकते। और ये वो सेल है जहां पर मुमताज कादरी को फांसी से पहले वहां पर रखा गया था। वहां पर ना तो कोई बाथरूम है, ना शहरयार आफरीदी के लिए कोई तकिया है, ना कोई कुशन है और ना ही कोई मैट्रेस है जहां पर वो लेट सके या फिर कम से कम टेक लगा सके। लिहाजा वहां पर कोई भी ऐसी सहूलत नहीं है जो बुनियादी इंसानी जरूरत है जो कि दुनिया की हर जगह पर मौजूद होती है। उन्होंने कहा कि ये वो सेल है, अब ये वो डेथ सेल है जो कि खौफनाक है। यहां पर इससे पहले एड्स और टीबी के मरीजों को भी इसी सेल में रखा गया था, यानी कि मूजी और खतरनाक तरीन बीमारियों वाले मरीजों को भी इसी सेल में रखा गया था। उन्होंने कहा शहरयार आफरीदी अपने बीवी और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशान है और उनकी आंखों में बीवी और बच्चों के लिए परेशानी नजर आती है। शहरयार आफरीदी की बीवी और उनके बच्चे नामालूम जगह पर शिफ्ट कर दिए गए हैं, यानी उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया है। शहरयार आफरीदी के बड़े जबरदस्त पढ़े लिखे बच्चे हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेजी उर्दू बोलते हैं, मुल्क के लिए जज्बा रखते हैं। और मैंने उनके बेटे का इंटरव्यू किया था तो उसके बेटे ने कहा था कि मुझे नहीं पता मैं जिंदगी में क्या करूंगा, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं इस मुल्क का नाम रोशन करूंगा। वो बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड है और उनकी तालीम रोक दी गई है, यानी अपनी तालीम छोड़कर जिस उम्र में उन्हें स्कूल में होना चाहिए था वो इस वक्त अंडरग्राउंड है। उन्होंने कहा कि शहरयार आफरीदी कमजोर हो चुके हैं, उनकी रंगत पीली पड़ चुकी है, बाजू उनका फालिज ज्यादा है और ब्लड प्रेशर गैर मामूली तौर पर हाई और लो होता रहता है और खानदान के लिए बहुत ज्यादा खौफ में है। यानी अभी भी महसूस करते हैं कि शायद उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनके खानदान को इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने भाई के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आखिरी यानी भाई का जब इंतकाल हुआ आखिरी उनका दीदार करता, लेकिन उसकी मुझे इजाजत नहीं दी गई। मैं कमजोर बहुत ज्यादा हो गया हूं, लेकिन बाहर जाकर मेरा पैगाम दीजिएगा कि मैं किसी भी तौर पर हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं अपनी फैमिली का नाम, अफरीदी फैमिली का नाम बदनाम नहीं करूंगा। और इस हवाले से अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और जनरल फैज हमीद पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक और इल्जाम लगाया जा रहा है कि 9 मई के वाकयात में
इमरान खान के साथ मिलकर जनरल फैज हमीद और कुछ रिटायर्ड अफसरान ने मंसूबा साजी की। इस हवाले से फैज हमीद एक ऐसा किरदार है, जारी बात है कि जो हर 1-2 महीने के बाद या 3-4 हफ्ते के बाद अगर मीडिया में या सोशल मीडिया में उनके हवाले से कोई बात ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। जनरल फैज हमीद को इमरान खान के साथ लिंक करने का मामला हो या फिर जनरल फैज हमीद के ऊपर लंबी चौड़ी चार्जशीट, बहुत बड़ी बड़ी चार्जशीट जो है वो जनरल फैज हमीद के ऊपर लगाई गई, फौज के अंदर बगावत और इवन जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनकी तैनाती के अंदर रखना डालने और उस सब के अंदर जो चेयरमैन नादरा अभी रिसेंटली जिनसे इस्तीफा लिया गया और उनके बैरून मुल्क सफर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, उनके साथ मिली भगत करके डाटा निकलवाने और वो तैनाती रोकने और इस तरह के इल्जामात समेत करप्शन के मुतअद्दिद इल्जामात जो है एक लंबी चौड़ी चार्जशीट जनरल फैज हमीद के हवाले से गुज़श्ता 4-5 महीनों के अंदर सामने आती रही। जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट तो वैसे लेट होनी थी, लेकिन जनरल फैज हमीद ने जो ही जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मिलिट्री की कमान संभाली, उसी वक्त जनरल फैज हमीद और एक और जनरल साहब जो हैं उन्होंने अपनी अर्ली रिटायरमेंट ले ली। 4-5 महीने पहले वो अपने ओहदे से साइड पे हो गए, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट लेके अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजारनी शुरू कर दी। अब जाहिर बात है कि जनरल बाजवा जनरल फैज की एक जोड़ी थी और इस जोड़ी के इमरान खान के साथ एक सफ़ा भी था। वो एक सफ़ा जिस तरह से फटा, बहुत काम खराब हुआ और वो काम खराब जो है वो अभी तक हम देख रहे हैं कि वो काम खराब ही है और चीज़ें जो हैं वो सुधर नहीं रही। लेकिन इस सब के अंदर जनरल बाजवा तो जिस तरह की गुमनामी में गए और उन्होंने बाद में आके अपना मौक़िफ़ दिया। जनरल बाजवा ने इंटरव्यूज़ पर इंटरव्यूज़, सहाफ़ियों को घरों में बुलाकर मुलाकातें, कॉलम्स पर कॉलम्स, वीलॉग्स पर वीलॉग्स, क्या कुछ नहीं करवाया। जनरल फैज हमीद कदरे हकीकी गुमनामी में, अनअनाउंस्ड गुमनामी जो है उसके अंदर जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें उस गुमनामी से निकाल कर दोबारा रीसर्फेस किया जाता। यहां तक मामला नहीं है, कल मैंने बल्कि एक वीलॉग भी किया कि जनरल आसिफ गफूर जो कि इस वक्त हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन पर अभी भी उन्हें बार बार उन्हें टारगेट किया जाता है कि जी ये भी इमरान ज़दा थे, ये वो, और ये साफ़ी खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं बैठ के। उन साफ़ियों को पता नहीं परमिट है, उन साफ़ियों को पता नहीं किस तरह का इजाज़तनामा है कि एक जनरल जो है वो उसके ऊपर बात करने पर कुछ नहीं होता, दूसरे पर मैं समझता हूँ एक पैमाना ज़रूर होना चाहिए। चले वो एक अलग डिबेट है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि सोशल मीडिया पर अब रिसेंटली पिछले 48 घंटों के अंदर ये खबरें गर्दिश की हैं कि जनरल फैज हमीद को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, किसी से जनरल फैज हमीद को मिलने की इजाजत नहीं है, कोई जनरल फैज हमीद को नहीं मिल सकता, जनरल फैज हमीद घर से बाहर नहीं जा सकते, कोई उनके घर में आकर उनसे मिल नहीं सकता, आ जा नहीं सकते, जनरल फैज हमीद की मूवमेंट लिमिटेड कर दी गई। और मे 9 के जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स थे, जो सानिहा ब्लैक डे, जो कुछ हुआ, बड़ा तशवीशनाक, बड़ा अंदोहनाक, दिल चीर देने वाले 9 मई के वाकयात जो हैं, उनके अंदर भी ये बात बहुत से साफियों ने कही कि जी रिटायर, उनके नीचे जो उस टाइम डीजीसी थे वो थे जनरल फैज हमीद। नवाज शरीफ सिर्फ उनका नाम लेते हैं, क्या वजह? क्या ये हो सकता है कि डीजीसी अपने डीजीआई के हुक्म के बगैर कोई काम कर रहा हो या उससे छुप के कोई पैरेलल एजेंसी चला रहा हो? ये हो सकता है। ऐसा सिस्टम ही नहीं है भाई, इदारे में एक पूरा सिस्टम चलता है, लेकिन नवाज शरीफ कभी भी नाम नहीं लेते। अच्छा, ये हो सकता है कि उस वक्त के आर्मी चीफ कोई बात करें और नीचे बैठा डीजीसी कोई और कर रहा हो, ये हो सकता है। इसका मतलब है कि ऑर्डर से ऊपर से था, अगर आपने इल्ज़ाम देना है तो 2 लोगों पे इल्ज़ाम आता है, आर्मी चीफ पे और उस वक्त के डीजी ISI पे। लेकिन नवाज शरीफ उनका नाम नहीं ले रहे, कह रहे हैं जी जनरल फैज हमीद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें जी कि हमने ये गलत किया था, मियाँ साहब से हम माफ़ी मांगते हैं। फिर उनकी उम्मीद ये है कि कोई साकिब निसार साहब को भी ब्लैकमेल किया जाए या 1-2 और जजों को, और उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी जाए कि जी हमने गलत सजा दे दी थी नवाज शरीफ को। फिर नवाज शरीफ एक फातेह की तरह वापस आए पाकिस्तान और कहे जी मेरे साथ ज्यादती हुई थी, मैं अगर रहता तो बस पाकिस्तान ने आज तरक्की कर जानी थी, तो अब वापस इक़्तिदार मुझे दिया जाए। नवाज शरीफ की बुनियादी तौर पे तो ख्वाहिश ये है कि ला के मुझे सीधा सीधा बिठा दिया जाए वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे, लेकिन ये तो शायद प्रैक्टिकल नहीं है उस तरह से, तो कम अज़ कम ये करवाया जाए, क्योंकि ये जब हो जाएगा तो नवाज शरीफ को बयानिया मिल जाएगा कि इमरान खान के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए मुझे गलत सजाएं दी गई और अब मैं वापस आ गया और मैं मुल्क को ठीक कर लूँगा। तो नवाज शरीफ को बयानिया चाहिए होगी और इस तरह की सारी, आपको पता है कि जो जब हम बात करते हैं अपनी रीसेंट पास्ट में और जो पॉलिटिक्स और जो सियासत अब तब से लेकर अब तक चलती चली आ रही है, उसमें बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और बहुत सी ऐसी बातें की जा रही हैं और उनसे इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है, और फिर उसी के साथ ये भी पता चलता है कि नहीं वो नज़रबंद किए गए हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर जब थोड़ी रिसर्च की तो पता ये चला कि जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ साहब ने ये बताया कि उनकी मुलाकात हुई है जनरल फैज़ हमीद से, और जनरल फैज़ हमीद अपने इलाके में मौजूद थे उस वक्त जब उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि क्योंकि उनका ताल्लुक़ भी चकवाल से है तो वो वहाँ पर गए हुए थे, और जनरल फैज़ हमीद के रिश्तेदारों में किसी की मौत मरने के ऊपर
ताज़ियत के लिए उनका जाना हुआ और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई जनरल फैज़ हमीद के साथ। तो दोस्तों, इमरान खान के समर्थकों को पाकिस्तानी फौज बुरी तरीक़ा से डंडा चला रही है। इमरान खान का कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान के अधिकतर साथियों को जेल में डाल दिया गया और वो जेल में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। यही कारण है कि कोई भी आज इमरान खान के साथ आज़ादी की मांग नहीं कर रहा। पाकिस्तानी फौज ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि कोई भी अब इमरान खान के साथ निकलने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान एक तरफ तो दिवालिया होने की तरफ जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज इमरान खान को टैकल करने में पूरा जोर लगा रही है। यही कारण है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन तबाह होती चली जा रही है। IMF ने भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। IMF का कहना है कि जब तक पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस को ख़त्म नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलने वाले। फिर भी पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज इमरान खान को टैकल करने में लगी हुई है और पाकिस्तान से इन्वेस्टर अपने पैसे निकाल कर निकल रहे हैं और पाकिस्तान लगातार डिफ़ॉल्ट होने की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।